चलो शुरू करते हैं एक आज के सबसे रेलेवेंट टॉपिक से, ओबेसिटी। देखो, आज के टाइम में हर दूसरे घर में किसी ना किसी को मोटापा या ओवरवेट होने की प्रॉब्लम हो रही है। और इंटरेस्टिंगली, ये सिर्फ एक अपीयरेंस का इशू नहीं है, बल्कि हेल्थ, इकोनॉमी और मेंटल वेलबींग सब कुछ जुड़ता है इससे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि बस ज्यादा खाना या कम चलना फिरना ही रीजन है, लेकिन जब आप डेटा देखते हो तो समझ आता है कि कितना लेयर्ड है ये प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से 2019-21 में 24% इंडियन वुमेन और 22.9% मेन ओवरवेट या ओबीस थे। और ये सिर्फ अडल्ट्स की बात नहीं है, बच्चों में भी ये ट्रेंड बढ़ रहा है। हाँ, और एक शॉकिंग बात बताऊं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ओवरवेट होने का परसेंटेज 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गया है। मतलब बचपन से ही अनहेल्दी पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। और अगर प्रोजेक्शंस देखें तो 2050 तक भारत में 450 मिलियन लोग ओवरवेट या ओबीस हो सकते हैं। ये नंबर चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट होगा ग्लोबली। मतलब एक तरह से एपिडेमिक बन रहा है। लेकिन एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि मोटापा होता क्या है? सिर्फ बीएमआई से डिफाइन करते हैं या कुछ और भी पैरामीटर्स हैं? देखो, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स एक स्टैंडर्ड मेजर है। वेट केजी को हाइट मीटर के स्क्वायर से डिवाइड करो। अगर बीएमआई 25 से 29.9 के बीच है तो ओवरवेट, और 30 या उससे ज्यादा है तो ओबीस। लेकिन बीएमआई के अलावा वेस्ट सर्कमफ्रेंस भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर महिलाओं का वेस्ट 80 सेंटीमीटर से ज्यादा और पुरुषों का 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है। और बीएमआई भी हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं है, राइट? जैसे एथलीट्स का बीएमआई हाई हो सकता है, लेकिन उनका फैट परसेंटेज कम होता है। बिल्कुल, इसीलिए एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि बॉडी कॉम्पोजिशन, मसल मास और फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर करता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मोटापा बढ़ क्यों रहा है? सिर्फ फास्ट फूड या सिडेंट्री लाइफस्टाइल ही रीजन है या कुछ और भी? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले अर्बनाइजेशन के साथ सेडेंट्री जॉब्स बढ़ गई हैं। लोग ज़्यादातर दिन भर डेस्क पर बैठे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिर प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और हाई फैट स्नैक्स का कंजम्पशन भी एक मेजर रीज़न है। और एक और चीज़, स्ट्रेस और नींद की कमी भी वेट गेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है ना? मतलब अगर फैमिली में किसी को ओबेसिटी है तो दूसरे मेंबर्स को भी रिस्क ज्यादा होता है? हाँ, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी एक फैक्टर है, लेकिन एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल चॉइसेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और कुछ मेडिकेशंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म भी वेट गेन का रीजन बन सकते हैं। एक चीज मुझे लगती है कि इंडिया में कल्चरल और सोसाइटल फैक्टर्स भी काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल डाइट्स की जगह वेस्टर्न डाइट्स आ गई हैं, और फैमिली गैदरिंग्स में भी ऑयली और हैवी फूड कॉमन है। सही पकड़े हो। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि कई बार विमेन अपनी हेल्थ को सेकेंडरी रख देती हैं, फैमिली की न्यूट्रिशन पे फोकस करते हुए। और हायर इनकम ग्रुप्स में प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन ज्यादा है, क्योंकि कन्वीनियंस और टेस्ट दोनों मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। मोटापे के हेल्थ रिस्क्स क्या हैं? सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। फिर हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और कुछ कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट और कोलन कैंसर का रिस्क भी ओबेसिटी से लिंक्ड है। और मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम सब कुछ जुड़ता है इससे। और बच्चों में तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है। उनका फिजिकल डेवलपमेंट, स्कूल परफॉर्मेंस और सोशल लाइफ सब प्रभावित हो सकते हैं। और एक बार बचपन में ओबेसिटी हो गई तो अडल्टहुड में भी रिस्क बना रहता है। हाँ, और सोशल स्टिग्मा भी एक बड़ा इशू है। लोग अक्सर ओबीस लोगों को जज करते हैं, उनकी विल पावर पे सवाल उठाते हैं, जबकि ये एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन है। तो अब सवाल ये है कि प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कैसे करें? क्या सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही काम हो जाता है? प्रिवेंशन में सबसे पहले हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करना जरूरी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स को डाइट में शामिल करो। प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और ट्रांस फैट से बचना चाहिए। पोषण कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एक्टिविटी कितना मिनिमम होना चाहिए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अडल्ट्स को हर वीक कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी या 75 मिनट विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी करनी चाहिए। बच्चों के लिए रोजाना कम से कम 60 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी रेकमेंडेड है। लेकिन अगर किसी का बीएमआई ऑलरेडी 30 के ऊपर है तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से ही काम हो जाता है? हर केस में नहीं, कुछ लोगों को मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। आजकल कुछ नई मेडिकेशंस अवेलेबल हैं
हैं जैसे मंजारो, टिर्जेपेटाइट, जो मार्च 2025 में इंडिया में लॉन्च हुई है। ये डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों में इफेक्टिव है, लेकिन इसका मंथली कॉस्ट 14,000 से 25,000 रुपए तक है। और बैरिएट्रिक सर्जरी भी एक ऑप्शन है, राइट? लेकिन वो भी काफी एक्सपेंसिव है, 2.5 लाख से 6 लाख तक जाती है। हाँ, और इंश्योरेंस कवरेज भी लिमिटेड है। ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ओबेसिटी ट्रीटमेंट कवर नहीं करते हैं, इसलिए अफोर्डेबिलिटी एक मेजर बैरियर है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चैलेंज है। स्पेशलाइज्ड ओबेसिटी क्लिनिक्स और ट्रेन प्रोफेशनल्स की कमी है, स्पेशली रूरल एरियाज में। और एक और बैरियर है स्टिग्मा। लोग ओबेसिटी को पर्सनल फेलियर समझते हैं, मेडिकल कंडीशन नहीं। इस वजह से लोग हेल्प लेने से कतराते हैं। तो अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रहा है, तो उन्हें कैसे सपोर्ट करें? सबसे पहले उन्हें जज ना करें, उनकी जर्नी को समझें, उनका इनकरेजमेंट करें, उनके साथ हेल्दी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जैसे इवनिंग वॉक या हेल्दी कुकिंग। ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें, और अगर जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए मोटिवेट करें। सपोर्ट ग्रुप्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे अहमदाबाद का नोबेसिटी सपोर्ट ग्रुप, जहां मंथली मीटिंग्स होती हैं और लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। और एक स्टडी के हिसाब से जब एक फैमिली मेंबर हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करता है तो पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है। मतलब एक पॉजिटिव चेंज का रिपल इफेक्ट होता है। और स्कूल्स भी काफ़ी प्रोएक्टिव हो गए हैं। अप्रैल 2025 में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अवेयरनेस ड्राइव शुरू की थी, जंक फूड और रिफाइंड ऑयल कम करने पर। हेल्थ एम्बेसडर्स अपॉइंट किए जाते हैं और न्यूट्रिशन वर्कशॉप्स होती हैं। और कुछ स्कूल्स जैसे सिम्बायोसिस प्राइमरी स्कूल पुणे ने अपने मील प्रोग्राम्स को न्यूट्रिशनिस्ट्स के अंडर रीडिजाइन किया है। जंक फूड कैंपस में अलाउड ही नहीं है। और गवर्नमेंट का मिड डे मील स्कीम भी इम्पॉर्टेंट है। 1.2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को न्यूट्रिशियस लंच मिलता है, जो माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी दोनों से फाइट करता है। और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स भी काम आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स जैसे मरेंगो एशिया CIMS हॉस्पिटल अहमदाबाद स्कूल्स और लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स का क्या इम्पैक्ट है? क्या वो इफेक्टिव हैं? मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जुलाई 2025 में स्नैक न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया। कैंटीन्स में ऑयल और शुगर कंटेंट डिस्प्ले करना मैंडेटरी हो गया है। प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है। एली लिली का वी नो नाउ कैंपेन ओबेसिटी को क्रॉनिक डिजीज के रूप में समझाने पर फोकस करता है। लेकिन कुछ कैंपेन्स जो शेमिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं, वो उल्टा इफेक्ट डाल सकते हैं। मोटिवेशन कम हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हर्ट होता है। इसलिए एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करना जरूरी है। और टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर रही है। वेरेबल फिटनेस ट्रैकर्स, हेल्थ एप्स और टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स जैसे हेल्दीफाई मी, फिटर और प्रैक्टो लोगों को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं। और फार्मास्यूटिकल इनोवेशंस भी आ रही हैं। मंजारो के अलावा वेगोवी जैसे ड्रग्स भी मार्केट में आए हैं, जो एपेटाइट कंट्रोल और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन इन सब का यूज डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिकेशंस और सर्जरी सिर्फ सिवियर केसेस के लिए हैं। पॉलिसी लेवल पर भी काफी कुछ हो रहा है। 2025 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्कूल्स, ऑफिसेज और पब्लिक प्लेसेस में ऑयल और शुगर कंटेंट डिस्प्ले लगाने का निर्देश दिया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज भी न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन पे फोकस करता है। और फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे इंस्टीट्यूशंस ओबेसिटी क्लिनिक्स एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि वेट लॉस थेरेपीज की डिमांड को पूरा किया जा सके। अब अगर ग्लोबल कंपैरिजन करें तो अमेरिका में 49% पॉपुलेशन ओवरवेट या ओबीज है, जबकि इंडिया में ये नंबर 12% है। लेकिन इंडिया में ये ग्रोथ रेट बहुत हाई है। और बच्चों में भी अलार्मिंग ट्रेंड है। 5 से 19 साल के बच्चों में ओबेसिटी की दर 1990 में 0.4 मिलियन थी, जो 2022 तक 22.5 मिलियन हो गई है। मतलब अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर में हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा। 2019 में ओबेसिटी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट $28.95 बिलियन था और 2030 तक ये $81.35 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि ओबेसिटी एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी फैक्टोरियल इशू है। प्रिवेंशन, अवेयरनेस और टाइमली इंटरवेंशन से ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां लोग बिना हेजिटेशन के हेल्प ले सके। और छोटी छोटी चेंजेस जैसे डेली वॉक, हेल्दी स्नैकिंग और माइंडफुल ईटिंग लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने और अपने लव्ड वंस की हेल्थ का ध्यान रखें और हेल्दी हैप्पी लाइफ जिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद सुनने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।